हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसकी आप पिछली वीडियोस में टॉपिक पढ़ चुके हो। हमने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें हम इंडस्ट्री और कॉमर्स कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस का मीनिंग समझ लिया। तो अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिज़नेस को करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम बिज़नेस करते ही क्यों हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज स्टैब्लिश। कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, कि वो पर्पस जिसके लिए हमने अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश किया है एंड कैरीड ऑन, जिसके लिए मतलब हम अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, तो वो क्या है, एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव्स है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कि किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपकी एक प्रॉपर सिलेक्शन, कि आप किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप अपने बिजनेस को आपने इस्टेब्लिश किया है, खोला है, तो उसकी प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से सिलेक्ट करोगे तभी आपका जो बिज़नेस है कोई आगे जाके वो सक्सेस होगा। तो जो बिजनेसमैन के हैं ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक बिजनेसमैन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्लासिफाई करा है यहाँ पे 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज आपकी क्या हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक बिजनेसमैन के बिजनेस को खोलने के लिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है ये आपसे ज़्यादातर आपके इकोनॉमिक किससे रिलेटेड होगा, पैसे से, पैसे कमाने के लिए। कोई भी इंसान जो है वो बिज़नेस क्यों शुरू करता है, अपना पैसा कमाने के लिए। तो यानी कि इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट क्या होगा कि बिज़नेस को ओपन करने का या मेन एम क्या होता है हमारा, अर्निंग प्रॉफिट। द foremost एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न अ प्रॉफिट। कि हर बिजनेसमैन का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वहाँ उससे पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। अ बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कि कोई भी जो बिजनेस है वो बिना पैसे कमाए सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, प्रॉफिट बिजनेस में कमा रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस के सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए होता आपको। अगर अब आपने कोई बिजनेस खोला है, उसको आपको इन फ्यूचर ग्रो भी करना है, एक्सपैंड भी करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉफिट की। सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कि बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज़ अ मार्केट स्टैंडिंग। कि कोई भी जो बिजनेस है वो लंबे समय तक कब चलेगा, जब उसका जो मार्केट स्टैंडिंग है या कस्टमर क्रिएशन है, कस्टमर होंगे, आपका एक मार्केट में बड़ा शेयर होगा। अब जिस मान लीजिए कोई आपका बिजनेस है जिसमें आपने इतने कस्टमर ही नहीं बनाए हैं, तो क्या वो बिजनेस एग्जिस्ट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस जो है जितना बड़ा उसका मार्केट में शेयर कैप्चर होगा उतना ही वो बिजनेस जो है वो आगे जाके कामयाब होगा। It is possible only when business provides good and service to satisfy the needs and wants of the customer। और अगर आपको एक कस्टमर का बड़ा बेस बनाना है अपने बिजनेस के लिए, ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ये चीज़ सिर्फ किस चीज़ में पॉसिबल हो सकती है, जब बिज़नेस उनको एक अच्छी सर्विस जो है वो उस कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो उनकी ज़रूरतों को, उनकी वांट्स को क्या कर सकता है, वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसीलिए कस्टमर्स को क्रिएट करना और उनको सेटिस्फाई करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसमें आपका क्या आएगा, इनोवेशन। इनोवेशंस क्या होती है कि हर टाइम कुछ ना कुछ इनोवेट करना, कुछ नया आइडियाज़ लेके आना। तो यानी कि इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, या कुछ नया मेथड सोचना किसी भी चीज़ को करने का। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एडिंग अ न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट। जब आप किसी भी चीज़ के बिजनेस में होते हो,
अब किसी एक चीज़ को पकड़ के 50 साल 100 साल उसी चीज़ को तो नहीं चला सकते ना। तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नए से नए तरीके सोचने पड़ेंगे, कोई नई अच्छी टेक्निक लानी पड़ेगी आपको प्रोडक्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे आप अपने कस्टमर को और जो है वो सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि आप हम किस टाइम में करना जो है वो कर रहे हैं, कंपटीशन के टाइम पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो जहाँ पे किसी भी बिज़नेस को सक्सेस होने के लिए अपने न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करने होते हैं, बेटर मशीन्स हैं, इम्प्रूव टेक्निक्स हैं, और अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो जो आपके कंपटीटर हैं जो इस फील्ड में काम करेंगे, इनोवेट करेंगे, अपनी चीज़ों को और अपग्रेड करेंगे, वो क्या होंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे। और जो बिज़नेस नहीं कर रहा वो बिज़नेस आगे जो वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब इसमें फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब है इसका कि इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज़ ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसमें क्या है कि जो भी आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है, उनका आपको बेस्ट यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के वो क्या हैं, स्कार हैं, लिमिटेड हैं। सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं किसी भी बिजनेस के पास, चाहे वो उसका एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उनकी वेस्टेज कम हो और उनका जो आप बेस्ट से बेस्ट उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर आप कर सको। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जहाँ पे हम इस चीज़ को किस तरीके से मेजर करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कि आपका बिजनेस कितने अच्छे तक से परफॉर्म कर रहा है। उसी चीज़ को हम देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उस बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी क्या है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि अगर कोई भी बिज़नेस कंटिन्यू वो सर्वाइव करना चाहता है, उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि हाँ उसको कंटिन्यूस सर्वाइव करना है या ग्रोथ करना है इन फ्यूचर में, तो उसका मस्ट एम क्या होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो दे। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको क्या करना है, रिड्यूस वेस्टेज एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड मनी। कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करना और वेस्टेज को कम करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं इकोनॉमिक में। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब बिज़नेस जो है वो एक इंटरगल पार्ट है सोसाइटी का। इंटरगल पार्ट मीन्स एक अंदरूनी हिस्सा, कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस किस तरीके से बनता है, समाज के द्वारा ही हमें बिज़नेस में आप जो भी पैसा कमाते हो वो किस चीज़ का पार्ट है, लोगों से बिज़नेस बन रहा है ना आपका, तो आप भी क्या हो, एक सोसाइटी का पार्ट हो। एंड इट मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। अब बिज़नेस जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो भी उनको कौन प्रोवाइड करता है, सोसाइटी देती है। जो प्रॉफिट अर्न करता है बिज़नेस अपने प्रोडक्ट बेच के, वो भी कौन है, सोसाइटी के मेंबर हैं। सो इट बिकम ऑब्लिगेटरी, तो ये ज़रूरी हो जाता है ऑन दी पार्ट ऑफ बिजनेसमैन कि वो भी उस सोसाइटी के लिए कुछ करे जिसने सोसाइटी से इतना कुछ लिया है। तो वो क्या करेगा, वही उसके क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बच्चे आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, कि आपसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अलग से 3 to 4 मार्क्स में। सेम इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तैयारी करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी बिज़नेस के एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस। कि जिस सोसाइटी से बिज़नेस इतना कुछ ले रहा है, बिज़नेस उसको बदले में क्या दे रहा है, तो जो भी आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को, वो क्या होनी चाहिए, आपकी बेस्ट क्वालिटी के ऊपर होनी चाहिए और उनके जो प्राइस हैं वो फेयर होने चाहिए। फेयर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हाई नहीं होने चाहिए, एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए जिसको वो जो सोसाइटी है उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एट अ रीज़नेबल प्राइस। एंड यहाँ पे प्राइस आएगा
एंड इन अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिक्स टू कंज्यूमर्स। कि उसका फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बिजनेस का, कि प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए और एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ये सब कुछ वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करे। इसकी एग्जांपल्स में आप क्या कह सकते हो, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को एक क्वालिटी वाली चीज़ दे रहे हो तो उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए हमने क्या बनाए हैं, कुछ इनके मार्क्स होते हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ जो है एक अच्छी क्वालिटी की है। जैसे कि कंज्यूमर लुक फॉर अ ISI मार्क। ज़्यादातर आप मार्क कहाँ देखते हो, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं। ये नीचे आपको मार्क्स का मैंने दिया भी है पेपर में, समटाइम्स 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको MCQs में। ये जो मार्क्स हैं ये किस चीज़ के ऊपर होते हैं या किस चीज़ की बेटर क्वालिटी को डिनोट करते हैं। तो ISA मार्क किस चीज़ को बताता है कि जो भी आप इलेक्ट्रिक गुड्स खरीद रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी के हैं। सेम FPO मार्क्स कहाँ पे होता है, जितने भी हम फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जिस पे भी ये मार्क होगा तो वो मार्क हमें क्या बता रहा है कि जो आप गुड्स ले रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी का है। सेम इसी तरीके से जो आप ज्वेलरी लेते हो उनके ऊपर क्या होता है, इस तरीके का एक हॉलमार्क बना होता है जो एक बेटर क्वालिटी की आपको पहचान जो है वो बताता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कि किसी भी बिजनेस को जितनी भी एंटी सोशल प्रैक्टिस है, एंटी सोशल क्या होती है, जो हमारे समाज के खिलाफ हैं उन प्रैक्टिसेस में, जैसे कि होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है या अडल्ट्रेशन है, उन चीज़ों से क्या करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। होर्डिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठे करते रहना, स्टोर कर लेना, क्यों, ताकि आगे जाके उन चीज़ों का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो सके और जब ज़्यादा हो तब उन चीज़ों को सेल करें। तो वो करना आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। ब्लैक मार्केटिंग है, अडल्ट्रेशन है, तो ये चीज़ों के हैं। या कोई भी फॉल्स क्लेम करना एडवर्टीज़मेंट में, उस चीज़ को मिसलीड करना कंज्यूमर को, मीन्स कोई ऐसी चीज़ आपने एडवर्टीज़मेंट में या उसके ऊपर जो बाहर पैम्पलेट छपा है उसके ऊपर आप किसी ऐसी चीज़ का क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि हाँ अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपका ये हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो आप चीज़ को नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी किस चीज़ में आएंगी, आपकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं और बिजनेस को बिल्कुल भी इन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है बिजनेस का, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ अ डेज एम्प्लॉयमेंट जो है सोसाइटी की हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि जो लोग हैं वो बेरोज़गार बहुत घूम रहे हैं। तो जो बिज़नेस है वो इस चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे, बिजनेस क्या करता है, इट शुड प्रोवाइड अ एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। कि जो भी उस देश में रह रहे हैं बिजनेसमैन वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का काम करता है। स्पेशली अगर आप अपनी कंपनीज़ में किसी हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन की कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं या उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अपना एक सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करोगे। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय वेलफेयर। अब एम्प्लॉय वेलफेयर में आपका क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल एसेट्स। कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं एंड दे मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द सक्सेस ऑफ बिजनेस। एम्प्लॉयज़ भी क्या है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है और वो आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके बिजनेस को एक ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। इसीलिए ये बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को इंश्योर करे। और वो किस तरीके से कर सकता है, बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस देके, उनको फेयर वेजेस पे करके या और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल्स, एंटरटेनमेंट्स, इस तरीके की अगर वेलफेयर फैसिलिटीज़ बिजनेस जो है प्रोवाइड करता है अपने स्टाफ को, तो उनकी वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव जो है वो करता है। नेक्स्ट आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी सर्विस। कि जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं या जिस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं उसको हम क्या दे रहे हैं। तो बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी
where it is established and operated लिबरेरी डिस्पेंसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि जिस कम्युनिटी ने बिज़नेस को इतना कुछ दिया है, तो वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कम्युनिटी सर्विस में काफ़ी में इंगेज होना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि उनके लिए लाइब्रेरीज़ बना देना, डिस्पेंसरीज बनाना, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया। तो ये वो कुछ सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन है जो बिज़नेस है वो अपने एंड पे कर सकता है एक कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करने के लिए। तो ये बच्चे आपके हो गए बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस के कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनकी इंडिविजुअल नीड्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उनमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे? टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक हेल्दी और सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी सैलरी फेयर है और पर्क्स आप उनको अच्छे दे रहे हो, एक पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दे रहे हो, और एम्प्लॉयज़ को इनकरेज कर रहे हो ताकि वो आगे इनिशिएटिव लेके या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकें। अब इसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। इट इज़ अगेन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, कि प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। क्या प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है? डेफिनेटली। कि बिजनेस इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि किसी भी बिजनेस को हम इस्टेब्लिश ही क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ को लेके। इसलिए जो प्रॉफिट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। तो चलिए आइए देखिए जो प्रॉफिट है उसका क्या रोल क्या है बिजनेस में। तो अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो उसका प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि अगर किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक एग्जिस्ट करना है तो प्रॉफिट जो है उसकी उसमें हेल्प करता है। और अगर प्रॉफिट नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या आपने बिजनेस खोला है वो पर्टिकुलर लॉसेस में जा रहा है, तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है प्रॉफिट का? फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि किसी भी बिजनेस को अगर उसको ग्रो करना है फ्यूचर में या एक्सपैंड करना है, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की, कैपिटल की, एडिशनल जो भी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, और वो सब पैसा आप कहाँ से लेके आओगे? जो भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग होगी वो एक अच्छा सोर्सेज होती है कैपिटल का। और रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट है? अगेन आपका प्रॉफिट का। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है कि जैसे मान लो आपने प्रॉफिट कमाया, सारा प्रॉफिट तो आप नहीं खर्च देते हो, उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है बिजनेस क्या करता है? अपनी सेफ्टी के लिए या फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है, और उसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, जो कि बिजनेस की ग्रोथ और आगे एक्सपेंशन के लिए काम आता है। थर्ड रोल क्या है प्रॉफिट का? फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कि बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो प्रॉफिट है वो किस तरह से काम करता है? प्रॉफिट इज़ दैट पावर विच मोटिवेट बोथ द पार्टीज, ऑनर को भी और वर्कर को जो उसमें काम कर रहे हैं। कि एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट, कि अगर वो अच्छा कमाएंगे, अच्छा प्रॉफिट उनके बिजनेस अर्न करेगी, तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगी? गुड कंपनसेशन, सैलरीज मिलेगी। तो फाइनली किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं वो? बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट रोल क्या प्ले कर रहा है प्रॉफिट? फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अगर कोई भी बिजनेस जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो डेफिनेटली वो एक अपनी मार्केट में गुडविल, अपनी एक प्रेस्टीज क्रिएट कर रहा है कि वो जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है वो बना रहा है। तो उसमें सोसाइटी में उसका एक रिकॉग्निशन मिलती है उस बिज़नेस को, क्योंकि वो अपनी सभी पार्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सभी पार्टीज़ इसमें आपकी कौन सी आ जाती हैं? चाहे वो आपका कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर होल्डर्स हैं, हर कोई इंसान जो है उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए उसमें इंटरेस्टेड होगा जो बिज़नेस क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। तो इट हैज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर एंड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय to pay sufficient dividend to the shareholder, and these are all possibles। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो सकेंगी? जब एक बिजनेस जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें हमने करना है बिजनेस रिस्क का। अब जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस रिस्क क्या है, कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना जो है वो विदाउट रिस्क हम बिजनेस को कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि रिस्क भी क्या है, किसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिजनेस रिस्क के आप मीनिंग में क्या लिखोगे, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो आपने ये बिजनेस के फीचर में भी पढ़ा था कि जो भी हम बिजनेस करते हैं वो सब क्या है, एक अनसर्टन फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या इवेंट होगा। इसीलिए आप उसमें से जो भी प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट होने की भी पॉसिबिलिटी है, इवन आपको आपका बिजनेस लॉस में जाने की भी पॉसिबिलिटी है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कि आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या मार्केट में एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड होगी जिसका आगे जाके टेस्ट लोगों का, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस चेंज होगी, तो वो चीज़ जो है अब आपकी एग्जिस्टिंग वाली प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस रिस्क को, बिजनेस को हम 2 टाइप्स में यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। पहले हम इसकी नेचर पढ़ लेते हैं कि नेचर क्या है बिजनेस रिस्क की। नेचर में फर्स्ट पॉइंट आप करोगे, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कि जो बिजनेस रिस्क है ये अराइज क्यों होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो है वो निश्चित नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि हमें उस नॉलेज की कमी है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। जैसे कि कोई भी नेचुरल क्लैमिटी है, डिमांड में चेंज हो गया या प्राइस में चेंज हो गया, तो वो चीज़ें क्या हैं, इन अनसर्टेनिटी से आपका क्या राइज होता है, बिजनेस रिस्क। सेकेंड पार्ट आपका क्या है इसमें, रिस्क इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, कि कोई भी जो रिस्क है, कोई भी बिजनेस जो है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, रिस्क की जो डिग्री है वो वेरी कर सकती है, कि किसी बिजनेस में कोई बिजनेस आपका बहुत हैवी रिस्क कैरी कर रहा है और कोई बिजनेस आपका लो रिस्क कवर कर रहा है। तो पर रिस्क वेरी कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस, पर ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसमें कोई रिस्क हो ही ना। तो रिस्क कैन बी मिनिमाइज, रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं किसी चीज़ की इंश्योरेंस लेके, या कोई भी आप किसी भी तरीके का जो स्टेप्स है या मेजर्स हैं उस तरीके को फॉलो करके आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, बट प्रॉपरली टोटली एलिमिनेट मीन्स उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। थर्ड नेचर क्या है रिस्क की, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि जो डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर रिस्क की जो डिग्री है वो डिफ़र कर सकती है, कि किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा है और किसी में बहुत कम है। तो ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस की नेचर क्या है और उसका साइज़ क्या है। जो लेवल ऑफ रिस्क है वो कम होगा अगर आप कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप कोई लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हो वहीं पे उतना रिस्क का भी जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, कि जितना बिजनेस को जितना रिस्क लेती है उतना ही उसका रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट, कि उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बिजनेस गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क, कि जब भी कोई बिजनेस कोई रिस्क उठाता है तो उसके रिटर्न में, उसके बदल में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज़ द चांसेस ऑफ प्रॉफिट, कि किसी बिजनेस में आप जितना जो रिस्क लेते हो उसमें उतने ही चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट कमाने के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं, ये बिजनेस रिस्क किन कारणों की वजह से होता है। तो सबसे पहला रीज़न आपका क्या है इसमें, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या है, जो नेचर की तरफ से आपको आते हैं और जिनमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। दीज आर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज़ सच एज, कोई फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जिसमें एवरी पर्सन हैज़ अ लिटिल कंट्रोल और नो कंट्रोल ओवर दिस कॉजेज़, कि जो ये कारण या रीजंस होते हैं बिजनेस रिस्क पे, इस पे किसी भी इंसान का कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट जो रिस्क आपके आते हैं वो होते हैं ह्यूमन कॉजेज़, मीन्स वो इस तरीके के रिस्क जो एक ह्यूमन की नेचर की वजह से अराइज होते हैं। जैसे कि these causes include unexpected event caused by a man such as
नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, पावर फेलियर, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, कि आपका कोई एम्प्लॉयज़ है या उसने आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर दी, या आपके जो अकाउंट बनाए हैं उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, या ऐसी कोई भी एक ह्यूमन एक्ट जो है जहाँ पे चाहे उसकी नेग्लिजेंस है, जिसको आप लापरवाही कह सकते हो, उसकी वजह से अगर आपके बिजनेस को कोई रिस्क होते हैं तो वो कॉजेज़ किस में आएंगे? आपके ह्यूमन कॉजेज़ में। यहाँ पे भी बच्चे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ में क्या क्या आते हैं, तो आपको उनके जो रीज़न है वो पता होने चाहिए कि नेचुरल में कौन से वो ऐसे कारण हैं जिनसे आप बिज़नेस को जो है वो एक रिस्क हो सकता है, ह्यूमन में कौन से आ सकते हैं, या फिर आपको सीधा रिस्क देके, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है कि एक नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय हुआ है, तो बताइए ये कौन सा रिस्क का कॉज है, नेचुरल है, ह्यूमन है, या कौन सा है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है। थर्ड आपका रीज़न होगा इसमें इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक्स कॉजेज़ किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द चेंजेस एंड वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, कि अगर इकोनॉमी के अंदर कोई चेंजेस होते हैं और उन रीज़न की वजह से अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जैसे कि ड्यू टू कोई चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी, या ऐसा कोई भी रीज़न बनता है जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क जैसे जो है वो अराइज होता है, तो ये सब रीज़न किस में आएंगे? आपके इकोनॉमिक कॉजेज़ में। लास्ट है आपका अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में क्या आता है? ऑल दोज कॉजेज़ विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर दी अबव कॉजेज़, मीन्स अब तक आप जितने ऊपर कारण पढ़ के आए हो, अगर वो उन कारणों में नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा जो भी कारण बचे हैं वो सब आप चीज़ें किस में कवर करोगे? अपने अदर कॉजेज़ में, जैसे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, कि एक्सचेंज रेट जो है जिसमें आप अपनी चीज़ों को रेट जो है, जैसे करेंसी है, जिस रेट पे आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो इस तरीके के चीज़ों को आप किस में डालोगे? अपने अदर कॉजेज़ में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो कॉजेज़ हैं या जो रिस्क है, क्या एक बिजनेसमैन इससे डील कर सकता है? क्या उसके पास ऐसे कुछ तरीके हैं? यस, बिजनेसमैन के पास कुछ तरीके होते हैं कि वो इन चीज़ों के साथ किस तरह से वो डील कर सकता है। तो फर्स्ट उसके पास क्या है? अवॉइड टू रिस्की ट्रांजेक्शन्स, कि जो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा रिस्की हैं उनको अवॉइड कर सकता है। सेकंड उसके पास क्या मेथड है? यूज़ प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइस टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम फायर। अब जैसे मैंने आपको नेचुरल कॉजेज़ बताया है कि फायर हो सकता है, तो उससे जितना उसको चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो मेजर यूज़ कर सकता है, तो रिस्क को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो उस तरीके के वो मेजर्स जितने उठा सकते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफ़र रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, कि वो अपने बिजनेस को क्या कर सकता है? इंश्योर कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी से, जिससे उसका काफ़ी हद तक जो रिस्क है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। एंड लास्ट, मेक प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जैसे कि आप अपने अकाउंट्स में ऑलरेडी ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा कि कोई हर बिजनेस जो है एक प्रोविजंस को पहले ही अपनी करंट अर्निंग से बना के रखता है, कि अगर उसको लगता है कि उसके आने वाले टाइम में कोई भी जो उसके पैसे हैं वो बैड डेट्स हो सकते हैं। बैड डेट्स मीन्स कि अगर वो पैसे उसके वापस नहीं आते हैं, तो उसके लिए हर बिजनेस जो है एक प्रोविजंस पहले से ही बना के रखता है, जिससे वो उस रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकता है। तो ये आपने चीज़ें पढ़ी कि किसी भी रिस्क को अगर बिजनेसमैन को कम करना है तो वो किस तरीके से कर सकता है। अब बच्चे हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ये पूरा चैप्टर में हमने क्या समझा? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। तो अब हम ऐसे कुछ फैक्टर्स देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये अब आप टॉपिक्स फैक्टर्स देखोगे कि जब भी आप कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस विच पर्सन वांट टू डू। कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसका क्या जो है वो सेलेक्ट करना होता है या डिसाइड करना होता है कि आप बिज़नेस किस नेचर का कर रहे हो और कितने साइज़ का कर रहे हो। साइज़ मतलब स्मॉल पे कर रहे हो या लार्ज पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो।
एंड इट डिपेंड अपॉन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। और जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड ऑल्सो द नॉलेज दैट पर्सन हैज़ अबाउट द प्रोडक्ट, कि जो भी आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो आपकी उसके बारे में क्या नॉलेज है। एक पर्सन कैन एंटर, अब हमने 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। तो पर्सन के पास 3 ऑप्शन है, वो इन तीनों में से किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर आ सकता है, जहाँ पे वो बेस्ड करेगा ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस। यानी कि वो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को डिसाइड करते हो। सेकेंड नंबर पे साइज ऑफ बिजनेस, कि हर बिजनेसमैन को या हर पर्सन को ये डिसाइड करना होता है कि वेदर इट वांट्स टू ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल या मीडियम स्केल, कि जो भी आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो वो आपको किस स्केल के ऊपर स्टार्ट करना है। और ये चीज़ भी आपकी टोटली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, तो उसी लेवल पे आप अपना जो स्केल है उसको चूज़ करोगे। थर्ड नंबर पे जो फैक्टर आपने देखना है वो होती है आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस की लोकेशन, कि अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हो कि आप अपना बिज़नेस की लोकेशन देखना, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जहाँ से आप अपने बिज़नेस का रॉ मटेरियल है, लेबर है या बाकी की कोई भी सर्विस है जो आपने डिटेल में इस चैप्टर्स की पढ़ी हैं, जैसे कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिले, नियर बाय मिले। तो एक ऐसी लोकेशन को डिसाइड करना, कि अगर आपने ये लोकेशन डिसाइड करने में गलती करी तो ऑब्वियसली बात है जो आपका बिजनेस है वो काफ़ी हाई लॉसेस में जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर हमने क्या देखना होता है इसमें, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, मींस हर बिजनेस के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो उसके लिए सबसे ज़रूरत क्या है, सबसे ज़रूरी वाली चीज़ क्या है कि आपके पास फंड है या नहीं है, वो अवेलेबल है या नहीं है। बिकॉज कैपिटल इज़ नीडेड इन ईच एक्टिविटी एंड आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपको किसी भी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक में करना है, तो उस चीज़ को भी आपको डिसाइड करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आपको क्या देखना होता है, आपकी फिज़िकल फैसिलिटी। फिज़िकल फैसिलिटी में आपका क्या क्या आएगा कि जो भी आप मशीन्स यूज़ कर रहे हो या इक्विपमेंट करने वाले हो, बिल्डिंग है, उनको डिसाइड करना कि उनकी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। और इनका एक्सटेंट जो है फिज़िकल फैसिलिटीज़ का, ये भी आपका किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपकी बिज़नेस की नेचर क्या है, साइज ऑफ बिजनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। 6 फीचर्स हैं आपका कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट बिजनेस को क्या देखना होता है कि अब उसको वर्कफोर्स रखनी है, मींस एम्प्लॉयज़ रखने हैं जो कि क्वालिफाइड हो, कम्पिटेंट हो, ताकि उनके बिजनेस को वो स्मूथली जो है वो आगे रन कर सके। नेक्स्ट होता है टैक्स प्लानिंग, कि जब भी आप अपना जो बिज़नेस है वो कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टैक्स लॉ इन द कंट्री, कि अब कंट्री में जो लॉ है वो अलग अलग टैक्स के रिगार्डिंग काफ़ी लॉ बनते जा रहे हैं, तो हर बिज़नेस को एक उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एडवांस में, और प्रॉपर उसकी प्लानिंग करके चलना चाहिए ताकि वो अपनी जो आगे जाके प्रॉब्लम्स है उस चीज़ से उनको अपने आप को सेव कर सके। एंड लास्ट फैक्टर कौन सा, उसको देखना होता है बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस को खोलने से पहले लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, मीन्स आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स, जब ये सारे स्टेप वो कर लेगा, अ पर्सन कैन गो हेड विद द स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि यहाँ पे अब वो अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकता है। इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो बिज़नेस को एज ए पार्टनरशिप फर्म में खोल रहा है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर कंपनी में। यानी कि ये वो आपने फैक्टर्स पढ़े हैं कि जब भी आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चे इसी पार्ट के साथ, वीडियो के साथ आपका ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं आप वो जाके देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या आपको ऐसा टॉपिक लगा है कि जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको क्वेरी को रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।